students, my name is Shalvi Rastogi and welcome back to my channel. आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस टॉपिक में बेसिकली हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो सेल्स होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उनको 3 बेसिक फीचर्स की ज़रूरत होती है। ये फीचर्स उन्हें कैसे मिले? जब एक बैक्टीरिया को या किसी सेल को एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया किसी साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसमें उन्होंने पाया कि जो सेल होता है वो 3 बेसिक फीचर्स से मिलकर बना हुआ होता है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 बेसिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से जो सेल होता है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में केपेबल होता है। तो इनको हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आखिर ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जो परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से जो सेल है प्रॉपरली अपना सारी चीज़ें जो है, सारे फंक्शंस जो हैं उसको कर पाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक आउटर लेयर होती है जिसे हम थिन लेयर भी कहते हैं, एंड ये जो लेयर होती है ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। ना व्हाट इज़ डेलिकेट? डेलिकेट मतलब होती है बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट द लेयर इज़ वेरी थिन एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ये सबसे बाहरी लेयर होती है। इट इज़ थिन एंड डेलिकेट कवरिंग, दैट मीन्स ये बहुत ही इसकी जो कवरिंग होती है, जो बहुत आउटर की जो लेयर होती है इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा थिन और नाजुक होती है। मीन्स ये फॉरेन पार्टिकल्स अगर इसको अटैक करेंगे तो ये ईजिली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। देन उसके बाद ये लिखा है दैट separates the content of the cell from the external environment। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फॉरेन पार्टिकल्स जो होंगे जो बाहर से इसको अटैक करेंगे, वो अगर इसको अटैक करेंगे तो इसकी जो आउटर लेयर है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और जो उसके अंदर के कंटेंट हैं वो सारा स्पिल आउट हो जाएगा और जिसकी वजह से जो सेल है वो डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली क्या करती है? ये अपने सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब मैं आपको अभी फंक्शंस पढ़ाऊंगी तो इसके फंक्शंस में भी क्लियरली मेंशन है कि ये क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करती है एक सेल को। तो सबसे पहले ये डेलिकेट कवरिंग है जो कि उसके कंटेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड दिस membrane provides the protection for the cell। सी जैसा कि फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली उनका मोटिव यही होता है कि वो जो सेल है उसको अटैक करके उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं या ऑर्गेनेलीज हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दें। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, सो दैट जो भी सेल है उसके अंदर का जो भी मटेरियल है जैसे कि साइटोप्लाज्म जो एक थिक लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, अगर वो स्पिल आउट हो जाएगा बाहर तो सेल जो है वो डेड हो जाएगा। उसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है ये है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल। नाउ ये जो है एक सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर से तो प्रोटेक्ट करती ही करती है पर इसको अंदर से भी प्रोटेक्ट करती है। वो अंदर से किस तरीके से करती है हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करती है अपने जो सेल है उसके अंदर साइड। एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट को बनाने का मतलब है कि ये अपने जो भी अंदर की ऑर्गेनेलीज हैं उसको अपनी प्लेस पे फिक्स रहने का एक चांस देती है। सेकंड, ये एक फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करती हैं। ये बेसिकली 2 फंक्शंस हैं ऐसे जो ये मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। दैट मीन्स ये जो है आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो फूड है या न्यूट्रिएंट है
उसको खाती है, जिससे कि इनको सेल को एनर्जी मिलती है, और जो प्रोसेस होने के बाद टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, दैट मीन्स द वेस्ट मटेरियल, ये उसको थ्रो आउट कर देता है सेल से बाहर। देन इसका जो सेकेंड पॉइंट है ये कहता है अनदर वन इज दैट इट हैज प्रोटीन ऑन इट विच इंटरैक्ट विद द अदर सेल्स। दैट मीन्स ये किसी और सेल से इंटरैक्ट करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। दैट मीन्स वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये प्रोटीन जो है ये बेसिकली किसी अदर सेल से इंटरैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ये है कि इसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों की प्रेजेंस होती है। एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं, अगर ये दोनों साथ में होते हैं तो इसको कहा जाता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो है लिपिड और प्रोटीन का ही मिक्सचर है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू अ सेल, कि ये जो है किसी भी सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी शेप में अपने आ जाए। तो ये किसी भी सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसमें मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये मेजरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अगर जब आपके आउटर लाइनिंग जब चेंज हो जाती है किसी सेल की, तो अंदर के जो कंटेंट होते हैं उसको अपनी जो प्लेस है उस पर फिक्स होने का चांस मिल जाता है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। एंड देन इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ द फूड। एनगल्फ मीन्स टू ईट। एनगल्फ मीन्स जो फूड सेल कंज्यूम करता है उसको एनगल्फ करना कहते हैं। एंड ये एनगल्फ फूड को करता है फ्रॉम आउटसाइड, जो आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, और उस प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब होता है कि ये जो पूरा सेल है इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है एंड इसके पास कैपेबिलिटी है टू एनगल्फ द फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ इसके कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसका कौन सा एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट इस पे है। तो जब इसका एग्जाम्पल वो है अमीबा। नाउ अमीबा जो है उसका शेप इरेगुलर होता है, जस्ट लाइक दिस। उसका कोई भी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है एंड इट कंटेन्स न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है ये इसको कंप्लीटली सोचने की, या ब्रेन जिसे हम कह सकते हैं, ये उसको प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद ये जो अमीबा है, अमीबा के पास कैपेबिलिटी होती है टू एनगल्फ द फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ द फॉल्स फीट। और उन फॉल्स फीट को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ये जो स्यूडोपोडिया होता है ये एक फॉल्स फीट होती है अमीबा की, जिसकी वजह से ये मूवमेंट भी कर पाता है एंड ये फूड को एनगल्फ भी कर पाता है। सो ये थे बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है ये होता है कि ये जो है ये एंट्री एंड एग्जिट दोनों को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंट्री भी हो सकती है फूड की एंड टॉक्सिक मटेरियल की जो पुश आउट होता है वो भी एग्जिट भी होती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली 4 टाइप की कैटेगरीज में आता है। फर्स्ट आती है इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फिर होती है इसकी पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, देन आती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड देन फोर्थ वन इज द डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। ये 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन इसमें कंप्लीटली पाई जाती हैं। देन इसका जो सेकेंड फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये अपने सेल की जो
शेप है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, प्लस ये अपने जो सेल है उसको शेप भी प्रोवाइड करता है, और उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड शेप होता है। एक टाइम के लिए इसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, एंड देन उसके बाद जब ये बड़ा होने लगता है, ग्रोथ होने लगती है, उसके बाद इट इज केपेबल टू चेंज शेप्स। ओके, देन इसका जो थर्ड फंक्शन होता है, ये एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। मैकेनिकल बैरियर मतलब क्या होता है? मैकेनिकल बैरियर मतलब होता है किसी भी चीज़ की लाइनिंग या बैरियर होना, दैट मीन्स एक रोक होनी कि एक इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो मैकेनिकल बैरियर की तरह ये होता है। मैकेनिकल बैरियर बेसिकली इसमें क्यों होता है? क्योंकि ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से, मतलब कि इंटरनल कंटेंट जो है वो एक्सटर्नल कंटेंट के साथ या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मिक्सअप ना हो, इस वजह से ये मैकेनिकल बैरियर जो है वो अपना काम करता है और इसको कंप्लीटली अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखता है। देन फोर्थ इसका जो पॉइंट है या फंक्शन है वो ये है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं ना। फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो ये उससे भी, फॉरेन पार्टिकल्स से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 5 फंक्शंस थे। जो फिफ्थ फंक्शन है वो ये है कि ये अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकता है। ये अपने आपको मॉडिफाई भी कर सकता है। जस्ट लाइक मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे होती है माइक्रोविलाई। नाउ व्हाट इज माइक्रोविलाई? माइक्रोविलाई जो होती है वो हमारी इंटेस्टाइन्स में होती है, और वो माइक्रोविलाई क्या करती है, वो हमारे खाने को, जब वो कंप्लीटली हमारे खाने को डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेशन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये विलाइज जो होती हैं खाने को वाटर उसमें से अब्जॉर्ब करके आगे और पुश डाउन करती हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो ये विलाई जो है ये स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती हैं, जिसकी वजह से खाना जो है, जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है, उसको पुश आउट करने में ये हेल्प करती हैं। तो ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं ये सेल, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली मॉडिफाई हो सकती है। नाउ अब हम इसके बाद इसकी 3 सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड देन हाइपोटोनिक। इनके बारे में हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पढ़ने के बाद अब हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है कि उनके 3 सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, जिसके बेसिस पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हाइपोटोनिक, फिर आइसोटोनिक एंड देन उसके बाद आता है हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं हाइपोटोनिक के बारे में। हाइपोटोनिक में क्या होता है, when the medium or the solution surrounding the cell has the higher water concentration compared to the inside of the cell. That means कि अगर हम किसी सेल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके सेल का जो भी आउटर एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो रिजल्ट होगा कि जो सेल है वो ऑटोमेटिकली जितना भी वाटर है उसको गेन कर लेगा, दैट मीन्स अब्जॉर्ब कर लेगा, एंड जो वाटर है वो, जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। दैट मीन्स जब किसी सेल की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उसका मतलब है कि उस सेल में वो कंडीशन आई है, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। देन सेकेंड हम बात करते हैं आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, when the medium surrounding the cell has same concentration of water as the present inside the cell. That means
जो कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर होगा, उसकी सराउंडिंग में होगा, उसके आउटर एनवायरनमेंट में होगा, वही सेम कॉन्सेंट्रेशन सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में होगा या इंटरनली जो भी प्रोसेस हो रहा होगा उसमें हो रहा है, तो उसमें कोई भी रिजल्ट जो होगा, सेल में कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा, सेम ही रहेगा सेल, ना स्वेल अप होगा ना श्रिंक होगा। सिंपल है, जैसा का सेल था वैसा ही बना रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे। देन हाइपरटोनिक आता है। हाइपरटोनिक में बेसिकली क्या होता है, व्हेन द मीडियम और द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे मीडियम भी लिख सकते हैं। व्हेन द मीडियम और द सॉल्यूशन surrounding a cell has lower concentration of water, that means कि जो बाहर का आउटर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है वो उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर नहीं होगा, लोअर होगा, और फिर जब सेल के अंदर ज़्यादा होगा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो सेल क्या होगा, सेल का जितना भी पानी है वो सारा बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स सेल जो होगी उसका रिजल्ट क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है, द सेल विल श्रिंक एंड लूजेस द वाटर एंड हेंस द कंडीशन इज कॉल्ड एक्सॉस्मोसिस। जब जो सेल है वो स्वेल अप हो जाता है, दैट मीन्स पानी जो है, जो वाटर है, जो बाहर के एटमॉस्फेयर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, वो इनसाइड आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, तो सेल स्वेल अप हो जाएगा और उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। जब जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है बाहर लो होगा और अंदर हाई हो जाएगा, अंदर हाई होने की वजह से जितना भी पानी है वो पूरा बाहर आने लग जाएगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा और उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। ये तीन जो सॉल्यूशंस थे इसको पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो कभी कभार आपके बोर्ड्स में भी आ जाते हैं इन 10th क्लास, और आपके जो फाइनल्स हैं उसमें भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये जो तीन टॉपिक था, जो था हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेल वॉल क्या होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अब हम लोगों को इसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में बेसिकली पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो सबसे पहले जो सेल वॉल है इसे हम कहते हैं कि ये जो है ये टफ है, ये नॉन लिविंग कवरिंग है जो कि कहाँ होती है, इट इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कवरिंग जो होती है प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये पूरे एक सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाती है। देन उसके बाद इट इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड फ्रीली परमिएबल। दैट मीन्स ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है, एंड ये फ्रीली परमिएबल भी होती है। देन उसके बाद इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये जो सेल वॉल है कि किस टाइप के पिगमेंट से बनी होती है या ये किस बेसिक पिगमेंट से बनी होती है, तो ये होती है सेल्यूलोज से बनी। एंड ये जो सेल्यूलोज होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है एक प्लांट को, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक बेसिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो कि प्लांट्स को नेसेसरी होती है। उसके बाद हम इसके मेजरली 2 फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो फंक्शन इसका है वो ये है कि ये जो सेल वॉल होती है ये सेल्स को परमिट करती है, जैसे कि प्लांट सेल है, फंजाई है, इन सबको परमिट करती है, बैक्टीरिया को परमिट करती है किस चीज़ के लिए,
ताकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वाली जो कंडीशन है ना, व्हाट इज हाइपोटोनिक कंडीशंस? हाइपोटोनिक कंडीशंस वही थी जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लेवल जो होता है वो आउटसाइड होता है एंड वो धीरे धीरे करके वो सेल के अंदर आता है, जिसकी वजह से जो सेल होता है वो स्वेल अप हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सेल वॉल है ये किसी भी सेल को, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो फंजाई, बैक्टीरिया, कोई सा भी सेल हो, उसको परमिट करती है ताकि वो हाइपोटोनिक कंडीशंस को परफॉर्म करे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि ये जो है एक कंप्लीट प्रोसेस करती है हाइपोटोनिक कंडीशंस का, एंड ये मेक श्योर करती है कि अगर ये हाइपोटोनिक कंडीशंस प्रोवाइड करे किसी भी सेल को, दैट मीन्स वो बर्स्ट ना हो, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में या हाइपोटोनिक कंडीशन में जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से स्वेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल अप हो जाता है। तो स्वेल अप होने के बाद एक पीरियड ऐसा आ सकता है जिसमें वो बर्स्ट भी कर सकता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में कंडीशंस जो होती हैं, ये सेल वॉल उसको इतना ही परमिट करती है कि सिर्फ वो अपने लेवल तक ही स्वेल अप हो, उसके बाद वो स्वेल अप ना हो। दैट मीन्स ये प्रिवेंट करती है उसको बर्स्ट होने से। तो इसको लिख लेते हैं हम, सेल वॉल परमिट्स the plant cells या fungi and bacteria to withstand the hypotonic conditions without bursting it। सो यहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो किसी भी प्लांट सेल को या फंजाई को या बैक्टीरिया को एक परमिशन देती है, परमिट करती है, जिसकी वजह से वो कौन सी कंडीशन अपना पाता है, हाइपोटोनिक कंडीशन जो है वो अपना पाता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल अप हो सकता है, एंड ये सेल वॉल प्रिवेंट भी करती है फ्रॉम द सेल टू बर्स्ट। देन इसका जो सेकेंड पॉइंट है या सेकेंड फंक्शन है वो ये है दैट ये जो सेल वॉल्स होती हैं इनमें नैरो पोर्स होते हैं, और वो पोर्स जो होते हैं उनको इसमें एक स्पेशल टर्म दिया है, इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे हम पिट्स कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, इट हैज नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स। अब ये जो नैरो पोर्स होते हैं इनको हम पिट्स कहते हैं। अब ये जो नैरो पोर्स या पिट्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक थ्रू फाइन स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रैंड? स्ट्रैंड इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉल्ड पिट्स थ्रू फाइन स्ट्रैंड्स, through fine strands। ये फाइन स्ट्रैंड जो होते हैं साइटोप्लाज्म के होते हैं, तो लिखेंगे ऑफ साइटोप्लाज्म called प्लाज्मोडर्मेटा। ये जो है ये प्लाज्मोडर्मेटा, ये जो टर्म है ये होते हैं स्ट्रैंड्स। जो स्ट्रैंड्स साइटोप्लाज्म के बनते हैं उन्हें हम प्लाज्मोडर्मेटा कहते हैं। और ये क्यों होते हैं? ताकि इसमें से कोई भी जो फंक्शंस हैं, जो भी कोई भी ऑर्गेनली है वो आउटसाइड ना जा सके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर एबल टू क्रॉस द सेल वॉल, to cross the cell wall। ये होता है पूरा फंक्शन।
ये सेल वॉल के दो फंक्शंस हैं जो कि मेजरली पढ़े जाते हैं एंड ये इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें सेल वॉल का फर्स्ट फंक्शन पढ़ा, जिसमें ये परमिशन देती है किसी भी प्लांट सेल को या फंजाई को या बैक्टीरिया को, ताकि वो हाइपोटोनिक कंडीशंस को अपना पाए। फिर उसके बाद ये सेकेंड जो फंक्शन है वो इसका ये है कि ये नैरो पोर्स इसमें होते हैं, जो नैरो पोर्स को हम कहते हैं पिट्स। ये पिट्स क्या करती हैं, ये पिट्स एक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर अपने पास रखती हैं। स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंस ये साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड रखती हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडर्मेटा। एंड व्हाट इज प्लाज्मोडर्मेटा? ये हेल्प करता है किसी भी स्ट्रक्चर को टू एबल टू क्रॉस द सेल वॉल, सेल वॉल को क्रॉस करने में प्रोवाइड करता है ये एक फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, सेल वॉल पढ़ने के बाद अब हम लोगों को न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। ये जो न्यूक्लियस है ये बेसिकली एक ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है। इसे हम पॉपुलरली अगर जानते हैं किसी नाम से तो वो होता है ब्रेन ऑफ सेल। ये जो ब्रेन ऑफ सेल होता है ये हर एक न्यूक्लियस की एक्टिविटीज़ को रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्म करने में। जिस तरीके से हम ह्यूमंस का ब्रेन होता है, हम ह्यूमंस का ब्रेन कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करता है तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी अगर एक्टिविटी अगर होती भी है तो उसके लिए सिर्फ ये ब्रेन ऑफ सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देन सेकेंड जो पॉइंट है इसका, इसमें ये है कि इसमें डबल लेयर्ड वॉल होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये उसी तरीके से होती है जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है एक सेल में। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उससे। देन इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ये जो होता है न्यूक्लियस, ये इसमें टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। और वो जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो पोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस के अंदर से जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द साइटोप्लाज्म वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर पोर्स की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्यों होते हैं? क्रोमोसोम्स बेसिकली होते हैं हेरिडिटी के लिए। नाउ व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी जो होता है इसको हम कहते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से मिली हैं आपको, उसको हम हेरिडिटी में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अगर किसी की आईज ग्रीन हैं या ब्लू हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कैरेक्टर्स या आपकी ट्रेट्स जो आपको पेरेंट्स से मिली होती है। जिस तरीके से किसी पेरेंट्स के अगर मदर या फादर दोनों के बाल कर्ली हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा या जो बेबी होगा उसके बाल भी कर्ली होंगे। बट अगर एक फादर के बाल स्ट्रेट हैं और मदर के बाल कर्ली हैं तो ये क्या होंगे, जो बच्चा होगा, जो बेबी होगा, उसका जो हेयर होगा वो कर्ली और स्ट्रेट का कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स उन्होंने मदर से एंड फादर से दोनों से एक कैरेक्टरिस्टिक ले ली या एक ट्रेट ले लिया जिसे हम हेरिडिटी में इंक्लूड करते हैं। ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी बेसिकली जीन से आती है और जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ इस टाइप का दिखता है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं ये रॉड शेप कुछ इसी तरीके से दिखते हैं, रॉड्स होती हैं इसमें, रॉड शेप्ड होते हैं। एंड ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ये तभी शो होते हैं जब सेल जो होता है वो डिवाइड जस्ट हो रहा होता है या होने वाला होता है। हमने अभी अमीबा में पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस से पहले भी उसका क्रोमोसोम डिवाइड होगा। दैट मीन्स सबसे पहले न्यूक्लियस में क्रोमोसोम डिवाइड हुआ, क्रोमोसोम में डिवाइड होने के बाद वो न्यूक्लियस डिवाइड करा और उस न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ही पूरे सेल डिवाइड हुए जो कि 2 डॉटर सेल्स बने। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें
इस न्यूक्लियस में एक लिक्विड होता है, ये एक फ्लूइड कंटेन करता है ये, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो दो कंपोनेंट्स को कैरी करता है, दो कंपोनेंट्स कंटेन करता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है न्यूक्लियोलस एंड द सेकेंड वन इज द क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियोलस होता है वो राउंड शेप का होता है एंड ये राउंड शेप होने के साथ साथ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स ये जो होता है न्यूक्लियस के भी अंदर होता है। और ये जो न्यूक्लियस के जब अंदर होता है तो ये कोई भी कवरिंग प्रोवाइड नहीं करता, या इसमें कोई भी कवरिंग जो होती है वो नहीं होती है, बिकॉज ऑलरेडी न्यूक्लियस के पास एक कवरिंग होती है जो कि पूरे एंटायर सिस्टम को कवर करके रखती है फॉर द प्रोटेक्शन। देन सेकेंड वन इज द क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन होता है ये एंटैंगल्ड नेटवर्क होता है, मतलब कि एंटैंगल्ड नेटवर्क मतलब होता है कि उलझा हुआ या कनेक्शन होना। ये जो होता है ये एंटैंगल नेटवर्क होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह। जिस तरीके से थ्रेड्स जो होते हैं वो उलझ जाते हैं, तो उसी तरीके से ये जो क्रोमैटिन होता है ये भी काफ़ी उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि कंडेंसेस टू फॉर्म द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। दैट मीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमैटिन के जरिए फॉर्म होते हैं। ये जो क्रोमैटिन होता है ये बेसिकली क्रोमोसोम्स को प्रोवाइड करता है ताकि ये सेल जो है उसको डिवाइड कर सके। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम्स क्या होता है। अभी तक हमने सिर्फ इसका नाम पढ़ा कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं, डिवीजन के बाद ये सेल में दो सेल डिवाइड हो जाते हैं न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद। बट एक्चुअल में ये क्रोमोसोम जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, तो हम सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं ना। दिस क्रोमोसोम ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्रोमोसोम्स में दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं बेसिकली, एंड ये जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। और किस चीज़ की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इनहेरिटेंस की। ना व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस जो होता है ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मदर और फादर का। अगर मदर की हेयर्स जो हैं वो कर्ली हैं और फादर के स्ट्रेट है, तो जो बेबी होगा उसके जो हेयर्स होंगे वो स्ट्रेट और कर्ली हेयर्स का कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स एक जो ट्रेट आया वो मदर से आया जो कि कर्ली हेयर होने का था, और जो दूसरा ट्रेट आया वो था स्ट्रेट हेयर का। दैट मीन्स दोनों को कंबाइन कर दिया गया, दोनों कंबाइन हो गए आफ्टर मेटिंग। जो भी स्पर्म और ओवम रिलीज हुआ उसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो भी रिलीज हुए उसमें से जो भी जीन्स थे वो बेबी में आए। बेबी में आने के बाद इसने अपना काम किया एंड वो क्रोमोसोम्स जो थे वो स्ट्रेट और कर्ली हेयर्स का मिक्सचर था। उसी तरीके से यहाँ पे इनहेरिटेंस की भी बात है। इनहेरिटेंस जो होता है वो बेसिकली होते हैं फीचर्स जो हमें हमारी जनरेशन, हमारी पहले वाली जनरेशन जो है उससे मिले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये आती है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। ना किस चीज की इंफॉर्मेशन ये कैरी करते हैं, ये जो है ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। फीचर्स जैसा अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बेबी का, जो उसके मदर और फादर से हेयर जो भी कर्ली हेयर का और स्ट्रेट हेयर का जो भी ट्रेट्स आए वो बेबी में शो हुए। तो उसी तरीके से इनहेरिटेंस जो हुआ वो फीचर, उस फीचर के वजह से ही वो बेबी के जो हेयर थे वो कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर का मिक्सचर था। ना ज़्यादा उस बेबी के बाल कर्ली थे ना उस बेबी के ज़्यादा बाल स्ट्रेट थे, तो वो उसका फीचर हुआ जो पेरेंट्स से उसे मिला और उसकी नेक्स्ट, उसकी पहले वाली जो जनरेशन थी उससे उसे मिला। देन ये जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स की, ये जो नेक्स्ट जनरेशन से हमें मिलती है तो वो हमें किस से मिलती है, वो बेसिकली हमें मिलती है DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो DNA होता है इस DNA में क्रोमोसोम्स होते हैं
और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स में बेसिकली जीन्स होते हैं। जो जीन्स हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स की जो होती है वो कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद जो बेबी में जीन्स में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन ये पास ऑन कर देते हैं। तो ये जो डीएनए है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करता है थ्रू क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम इज द इंफॉर्मेशन कैरियर जो कि जीन्स के द्वारा करता है। ना ये जो क्रोमोसोम है ये 2 टाइप के कंपोनेंट से बना है। 2 टाइप के कंपोनेंट कौन से होते हैं इसमें? सबसे पहला जो होता है वो होता है डीएनए, एंड द सेकेंड वन इज द प्रोटीन। 2 टाइप के कंपोनेंट से ये बना होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। ये जो होते हैं ये कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल होते हैं। ये जो होते हैं कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स होते हैं। ये जो डीएनए और प्रोटीन होता है ये कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेल है, एंड ये जो है ये फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं ऑफ डीएनए। ना व्हाट इज फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए? जैसा मैंने अभी आपको एक टर्म बताया जीन्स के बारे में, तो वो जो जीन्स होती हैं वही इसकी फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं। फंक्शनल सेगमेंट जिसे हम जीन्स कहते हैं। ये जो जीन्स होते हैं यही मेन कैरियर होते हैं इंफॉर्मेशन के। प्लस इसमें एक और पॉइंट है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस में डीएनए और प्रोटीन के बाद एक और कंपाउंड होता है जो होता है आरएनए। आरएनए जो होता है ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये जो है ये सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस करने के काम आता है। मतलब कि ये जो प्रोटीन है इसको सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज करना मतलब ब्रेक डाउन करना है इसका। तो ये जो है ये बेसिकली प्रोटीन के सिंथेसिस करने में केपेबल होता है ना। अब हम इसके कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। इसके 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के फंक्शंस जो है वो रीड कर लेंगे, एंड फिर उसके बाद हम इसके पूरा एक समरी जो है वो रीड करेंगे। सबसे पहले जो ये न्यूक्लियस है इसका जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन करने के काम आता है। नाउ व्हाट इज सेल्यूलर रिप्रोडक्शन? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होता है, तो वो कैसे होता है? वो क्रोमोसोम्स के जरिए होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस ही तो क्रोमोसोम्स को क्या कर रहा है? डिवाइड करने का एक चांस दे रहा है। दैट मीन्स ये जो है न्यूक्लियस ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन करने में केपेबल होता है, एंड इसी के जरिए जो सेल होता है ये बेसिकली पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद इसका जो सेकेंड पॉइंट है ये है कि ये डेवलपमेंट ऑफ सेल एंड मैच्योरिटी दोनों में आता है। दैट मीन्स ये जो है एक सेल की डेवलपमेंट से लेकर के जब तक वो सेल मैच्योर हो जाए, जब वो पेरेंट सेल बन जाए, तब तक ये न्यूक्लियस उसके साथ रहता है। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद ये फिर से स्प्लिट अप हो जाता है। स्प्लिट अप होने के बाद ये फिर से 2 डॉटर सेल्स में हो जाता है, एंड द साइकिल कंटिन्यूस। फिर इसके बाद अभी मैंने आपको बताया इसका सेकंड पॉइंट कि ये जो है ये डेवलपमेंट किसी भी सेल की और मैच्योरिटी दोनों को परफॉर्म करता है ना। और जो मैच्योरिटी होती है वो कैसे होती है? मतलब कि अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? ग्रोथ जो होती है सेल की वो होती है केमिकल एक्टिविटीज से। जो केमिकल्स उस सेल को मिलते हैं थ्रू न्यूट्रिशन या थ्रू मटीरियल्स, तो उससे उसकी ग्रोथ होती है और उसी से उसकी डेवलपमेंट होती है, जो इस न्यूक्लियस में भी दिखाई देती है। देन तो थर्ड पॉइंट इज ये जो है ये हेल्प करता है
ट्रांसमिशन में ना, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन किस चीज़ का होता है, हेरिडिटी का होता है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं या उसका ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, या मैं ऐसा कहूँ कि फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर बेबीज, वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन तक वो जो होते हैं दोनों को कैरी करते हैं इंफॉर्मेशंस को जो इम्पॉर्टेंट होती हैं या जो नेसेसरी होती हैं इसमें। देन द फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज, ये जो है ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करने में केपेबल होता है। एंड अगर ये न्यूक्लियस जो होता है ये रिमूव हो जाए, अगर ये हटा दिया जाए या अगर ये किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो भी अंदर के मटेरियल होते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो भी होता है वो सब ड्राई हो जाएगा एंड सेल की डेथ हो जाएगी या डेड हो जाएगा, सेल डेड कंसीडर कर दिया जाएगा। उसी तरीके से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियस का ये इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस पढ़ने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में इसका लास्ट टॉपिक जो कि है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है, कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज को बाउंड करके रखता है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक लार्ज रीजन में किसी भी सेल के एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर में होता है, और वो एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर कौन करता है, वो करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली किसी भी सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम दी फॉरेन पार्टिकल्स। और फॉरेन पार्टिकल्स जो हो सकते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ हम ह्यूमन भी कैरियर हो सकते हैं उस एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स के। ये जो लिक्विड या फ्लूइड कंटेंट होता है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये फ्लूइड कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। देन the second point is it also contains many specialized organelles। ये जो कंपाउंड होता है या ये जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है ये इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज को कंटेन करके रखता है। जो ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, जिस तरीके से हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होती है या गोल्गी अपैरेटस, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और हर एक ऑर्गेनेली जो होती है वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है अपने अपने टाइप से। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। उसी की वजह से जो सेल होता है वो लिविंग कंसीडर किया जाता है। अब इसमें 3 फंक्शंस होते हैं जिसको हमें डिस्क्राइब करना होता है कि ये जो 3 फंक्शंस होते हैं ये क्यों होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर एक्सचेंज करने में, जो भी फूड मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करने के काम आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इट हेल्प्स इन द exchange of the material between the cell organelles। ये सारी जितनी भी मटेरियल्स होते हैं उसको एक्सचेंज करने में, सेल ऑर्गेनेलीज के बीच एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। देन द सेकेंड पॉइंट इज, ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक स्टोर हाउस की तरह होता है। नाउ व्हाट इज अ स्टोर हाउस? स्टोर हाउस वो होता है जहाँ पे हम अपना सारा सामान रखते हैं। तो ये जो है बेसिकली स्टोर हाउस की तरह होता है जहाँ पे एक सेल के वाइटल मॉलिक्यूल्स, जो वाइटल मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स द इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स या उसका फूड जो होता है वो रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेल साइटोप्लाज्म में होता है
जो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल में जो होता है उसमें ये वाइटल मॉलिक्यूल्स कंटेन करके रखते हैं, जस्ट लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज या जो भी इसके फूड्स होते हैं वो। तो यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे जो होगा, इट एक्ट्स एज द storehouse for the storage of the vital molecules such as vitamins, glucose, amino acid, and irons etc. सो ये जो है ये स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है। देन द थर्ड पॉइंट इज, ये जो है ये एक परफेक्ट और एक पाथवे, जो परफेक्ट पाथवे होता है ये बनाता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए करता है, उसी तरीके से साइटोप्लाज्म जो है ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है ताकि जो सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म हो पाए किसी भी सेल में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इट एक्ट्स एज अ, ये जो है एक साइट की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और pathways such as for glycogen, जैसे ग्लाइकोजेन को ये करता है। ये जो साइटोप्लाज्म था इसका यहीं तक टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिकली क्या होता है और क्यों होता है। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस पढ़े। सबसे पहला फंक्शन यही था कि ये एक्सचेंज मटेरियल्स जो होते हैं उसको एक्सचेंज करने के काम आता है। देन सेकंड पॉइंट इसका ये था कि ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है, किसी भी सामान को या किसी भी वाइटल मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने के लिए, ताकि बाद में उसका कंजम्पशन हो सके। देन द थर्ड पॉइंट इज, ये जो है ये किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या पाथवे को एक साइट देता है जिसकी वजह से वो साइट या वो पाथवे अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।